क्या एलआईसी सच में डूबने वाली है? क्या एलआईसी ने अडानी शेयर्स में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है? क्या जितने भी भारतीयों ने जिन्होंने इस उम्मीद से एलआईसी में प्रीमियम करवाया था कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी उनके परिवार को कोई तकलीफ ना हो, उनके सपनों पर पानी फिरने वाला है? क्या सहारा की तरह ही एलआईसी भी जितने भी इसके इन्वेस्टर्स हैं सबका पैसा लेकर भागने वाली है? तो अगर आप भी एक कॉमन भारतीय हैं, हमारी तरह, मेरी तरह, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत ही उफान मार रहे होंगे। यार, क्या हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया? एलआईसी सच में डूब तो नहीं जाएगी? तो ज़रा ठहरिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं ना आपके, वो सब इसमें सॉल्व होने वाले हैं, सब हल होने वाले हैं। हम बात इसमें करेंगे दो तीन चीज़ों पर। जैसे एक तो हिंडनबर्ग और अडानी का क्या मामला है, ये तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा एलआईसी का एंगल कहाँ से इसमें आया, ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात ये करेंगे कि ये जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है कितना रिलायबल है और हमें कितना मानना चाहिए इस बात को और कितना नहीं मानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने विश्व के बड़े उद्योगपतियों में से एक अडानी ग्रुप पर एक क्रिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर कुछ बड़े ही गंभीर आरोप लगाए, जिसमें अडानी ग्रुप का अनएथिकल प्रैक्टिसेस में शामिल होना, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ साथ ग्रुप में भाई भतीजावाद को भी बढ़ावा देने के आरोप लगाए। जिसके जवाब में अडानी ग्रुप ने भी एक रिप्लाई जारी किया और बोला कि ये जो रिसर्च कंपनी है, ये अभी कंपनी के जितने भी साख है ना, जो गुडविल है, इसकी छवि खराब करने की ये कोशिश कर रही है और हम इन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। अब जैसे ही मार्केट में ये खबर आई, मोदी विरोधियों को एक और मौका मिल गया उन्हें बेफजूल के तंज कसने का। लोग तो बैठे ही रहते हैं। उनके अनुसार प्रधानमंत्री के कहने पर एलआईसी ने अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके। इस तरह से एलआईसी का एंगल इनमें शामिल हुआ। किसके बीच में? हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच में एलआईसी का मामला ये शामिल होता है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी रिलायबल है? क्या अडानी ग्रुप सच में भ्रष्ट है? इनकी बातें तो हम वीडियो के कंक्लूजन में करेंगे ही करेंगे। अभी बात करते हैं एलआईसी के एंगल पर कि क्या एलआईसी ने अडानी शेयर्स खरीद कर किसी को फेवर किया है? क्या अडानी ग्रुप को फेवर किया है ना? और क्या एलआईसी सच में ट्रबल में है? तो देखिए, एलआईसी एक स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है जिसका ऑपरेशन मॉडल क्या है कि लोगों से प्रीमियम लेना, लोगों से प्रीमियम को कलेक्ट करना और पॉलिसी होल्डर्स को इसके बदले में इंश्योरेंस कवरेज देना। ये इनका मॉडल है। अब क्या ये जो प्रीमियम इकट्ठा करती है, ये अब भाई बैठे बैठे तो मतलब 1 से 2, 2 से 3 होगा नहीं, है ना? तो इसके लिए कहीं ना कहीं उन प्रीमियम्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एलआईसी को, ताकि उसके बदले में वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और अपने जितने भी इनके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा भी दे सके और कंपनी भी ग्रो कर सके। तो अब ये जो प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं, उन प्रीमियम्स को वैरायटी ऑफ एसेट्स जैसे बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बाकी प्रॉफिटेबल कंपनीज के साथ साथ एलआईसी ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया। ये तो नॉर्मल सी बात है। जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां इस मॉडल पे काम करती है, वो यही करती है कि अलग अलग कंपनियों के, खास करके जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट को जनरेट करती है। अब एलआईसी ने एग्जैक्ट कितना शेयर खरीदा है ये तो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि एलआईसी एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और इसकी पॉलिसी ये नहीं बताती कि आप पब्लिकली इसको डिस्क्लोज करिए। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलआईसी ने 35,917.31 करोड़ का शेयर खरीदा है अडानी ग्रुप्स के अलग अलग सब सब्सिडरीज में, जिसमें अडानी पोर्ट भी शामिल है। तो कितना? 35,917.31 करोड़ इन्वेस्ट किया है। अडानी ग्रुप में एलआईसी ने ये जो इन्वेस्ट किया है, ये एलआईसी के टोटल नेटवर्थ का कितना परसेंट है? आपको जान करके हैरानी होगी कि ये केवल 0.975% है, यानी कि 1% से भी कम है। तो 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि अडानी ग्रुप्स के शेयर्स डूब जाते हैं, एलआईसी को घाटा हो जाता है, तो कितना फर्क पड़ेगा एलआईसी को? तो ये वही बात हो जाएगी कि समुद्र से एक लोटा जल निकालना, है ना? समुद्र इतना बड़ा है, उसमें से एक लोटा जल निकाल भी ले तो क्या होगा? लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं आपको वर्स एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, बड़ा ही वोलाटाइल है। वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और बहुत तेज़ी से ऊपर भी उठ जाता है।
क्योंकि छोटी से छोटी बात पे ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अडानी शेयर्स फिर से वापस अपना प्राइसेस का रीगेन हो जाए और कंपनी को फ़ायदा हो जाए, एलआईसी को फ़ायदा हो जाए। अब रही बात कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, ये जो बोल रहा है, क्या वो पत्थर की लकीर है? तो जवाब है जी नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म एक शॉर्ट सेलर है। क्या है, इस बात पे गौर करिएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म एक शॉर्ट सेलर है। अब ये क्या नई बात आ गई भाई, शॉर्ट सेलर क्या होता है? तो देखिए, शॉर्ट सेलर क्या होता है अभी समझेंगे। आप इतना समझिए कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, ये एक शॉर्ट सेलर है जो कि कंपनियों के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश करती है अपने प्रॉफिट के लिए। अब आप बोलेंगे कि हिंडनबर्ग पे तो ये लांछन लगा रहे हैं। जी नहीं, इनका काम है। नेगेटिव रिपोर्ट से होता क्या है कि कंपनी के शेयर, जैसे ही अडानी ग्रुप के बारे में इन्होंने पब्लिश किया, कंपनी के शेयर के प्राइसेस धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। और शॉर्ट सेलिंग में तभी फायदा होता है जब क्या होता है कि कंपनी के शेयर के प्राइसेस नीचे गिरे, है ना, ताकि इस तरीके की जो शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनीज है ना, कम हुए दामों पर शेयर्स को खरीद करके मुनाफा कमाते हैं। आप बोलेंगे खरीद करके कैसे मुनाफा कमाते हैं, तो अभी इसको हम समझेंगे। देखिए, कम समय में समझने के लिए क्या करना होगा कि हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना पड़ेगा, सीधा समझते हैं। और समझते हैं कि अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं है तो समझिए, स्टॉक मार्केट जो होते हैं ना, इसको देखने वाले दो तरह के लोग होते हैं, दो नज़रिए वाले लोग होते हैं। मान लीजिए ए और बी, ठीक है। एक ऐसा आदमी, जैसे हम जैसा नॉर्मल आदमी, जो शेयर खरीदता है, जैसे 100 रुपये में हमने कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, और शेयर प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं। जैसे ही शेयर का प्राइस 120 125 हुआ, हम बेच देते हैं और समझते हैं कि भाई चलो हमारा फ़ायदा हो गया। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो शेयर पहले खरीदते हैं और फिर उसको बढ़ने का वेट करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, इस तरह के लोग को कहते हैं बुल। क्या कहते हैं? बुल। और एक होते हैं दूसरे नज़रिए वाले लोग, वो पहले खरीदते नहीं हैं, पहले बेचते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। अब बोलेंगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, उसको पहले बेच के फिर बाद में कैसे खरीद सकते हैं? वो भी समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो पहले हाई प्राइसेस पर बेचते हैं और उम्मीद करते हैं कि शेयर का जो प्राइस है ना, वो फ्यूचर में कम होगा, और जैसे ही प्राइस कम होता है क्या होता है, खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं बेयर। क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। तो अभी भी आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि यार, जो शेयर हमारे पास है ही नहीं, पहले उसको बेच दो फिर खरीद लो, ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि शॉर्ट सेलिंग यही चीज़ होती है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको बेचना अलाउ होता है। और कौन अलाउ करता है भाई, कैसे बेच सकते हैं? तो ये अलाउ करता है हमारा रेगुलेटरी बॉडी। और हमारा रेगुलेटरी बॉडी कौन है? तो भाई सेबी है इंडिया में। तो रेगुलेटरी बॉडी यानी कि सेबी अलाउ करती है कि आप जो चीज़ आपके पास नहीं है, पहले आप उसको बेच सकते हैं, बाद में जैसे ही आप उम्मीद करते हैं कि इसका प्राइस कम होगा, फिर आप खरीद लीजिएगा। लेकिन इस यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो काम होगा ना, ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन पर होगा, यानी कि सिंगल डे में आपको बेचना भी है और सिंगल डे में आपको खरीदना भी है। अब आपको ये जो कन्फ्यूज़न था ये क्लियर हुआ होगा कि भाई बेच कैसे सकते जो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो ये अलाउ कौन करता है? सेबी हमें ये अलाउ करता है, ठीक है। आइए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि अडानी जो शेयर है वो अभी 3,000 रुपये का है। मतलब मान के चलते हैं कि 3,000 रुपये का एक शेयर है और आप है शॉर्ट सेलर। तो आपने क्या किया कि इस 3,000 रुपये पर उस शेयर को बेच दिया, और आप इस उम्मीद में बैठ गए कि शाम होते होते, यानी क्योंकि सिंगल डे पे ये ट्रांजैक्शन आपको करना है, तो शाम होते होते ये 3,000 जो है ना, ये घट करके 2,500 आ जाए, या 2,000 हो जाए, या 1,500 हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस उम्मीद में बैठ जाएंगे कि शाम होते होते ये प्राइस कम जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ऐसा प्रपंच रच दें कि शाम होते होते धड़ाम से ये शेयर के प्राइसेस नीचे गिरे। आपने पहले क्या करा था? आपने पहले बेचा था 3,000 रुपये में, और आप जैसे ही धड़ाम से नीचे गया प्राइस, आपने उसको खरीद लिया। यानी कि आपने बेचा हाई प्राइस पे, वो चीज़ आपके पास थी नहीं, फिर भी आपने बेचा क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ने आपको अलाउ किया था। और ख़रीदा किस पर? लो प्राइस पे। तो आप एक बात बताइए, आपने किसी चीज़ को 150 में, मान लीजिए 3,000 में मान लीजिए बेचा था, और उसी को 2500 में खरीद रहे हैं, तो 500 का प्रॉफिट हो गया ना? बिल्कुल हो गया। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ही है कि पहले बेचिए हाई प्राइसेस पे और उम्मीद करिए कि प्राइस इसका कम हो जाए, और फिर उस पर आप इसको खरीद लीजिए। अब होता क्या है, क्योंकि आप सिंगल डे में ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंट्रा डे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो पहले मान लीजिए आपने 100 शेयर अडानी के बेच दिए 3,000 पे, और बाद में जैसे ही प्राइस नीचे गया तो 100 शेयर आपने खरीद लिए। तो आपने बेचे भी 100, खरीदे भी 100, नेट इफेक्ट कितना दिखाएगा आपके अकाउंट में? 0।
यानी कि जब कंपनी अपना लेजर निकालेगी ना, तो वहां पे आपके नाम से कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं रहा होगा कि आपने 100 बेचा भी था और 100 खरीद भी लिया, यानी कि जीरो इफेक्ट दिखाया। और एक तो आपके वहां पे अकाउंट में लिखा रहेगा कि आपने कुछ खरीदा नहीं, कुछ बेचा नहीं, क्योंकि जीरो हो गया नेट इफेक्ट। लेकिन फायदा भी आपका हो गया, क्योंकि आपने बेचा था 3,000 में और खरीदा 2,500 में। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। और ये जो हिंडनबर्ग सर्च फर्म है, ये शॉर्ट सेलर है। तो आप एक बात बताइए, क्या अपने फायदे के लिए ये इस तरह के प्रपंच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा टेक था इस पूरे मुद्दे पे। आपको क्या लगता है? क्या इसके पीछे खेल चल रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं। और जो भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर यू फील, आप जा करके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।